हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बिलोंग करते हैं GS 1, 2, 3 एंड 4 से। और कहाँ पे पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे, ठीक है। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में हम इन पे डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्यूशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन GS3 इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या है कि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं जिनसे आपको बचना है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो शुरू करें सेशन को। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है एंड 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो जो मेंस की जो वर्कबुक होती है ना, जो शीट आपको यूपीएससी प्रोवाइड करती है, उसी में आंसर्स लिखें। पर्पस क्या है? आपको आइडिया हो जाएगा, आपको जो स्पेस है क्या उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हो, जो वर्ड लिमिट है क्या वो क्रॉस हो रही है क्या, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटकम बजटिंग। तो भाई, इस क्वेश्चन की जो थीम है ना, ये क्या है? आउटकम बजटिंग। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर क्या पूछा गया है? हाउ इट इज रिलेवेंट इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। जब बजट की बात हो रही है तो वही पूछा गया है कि पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने में इसकी क्या रिलेवेंस है। एंड सबसे एंड में पूछा गया है कि इससे जुड़े इश्यूज क्या है, वो आपको बताने होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे? इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे कि सबसे पहले आप बताओ कि आउटकम बजटिंग होती क्या है। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस बता दो, किस चीज़ में? पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने में क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद आपको इश्यूज बताने होंगे और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। कंक्लूजन में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सकते हैं या फिर आप उसके अलावा भी एक वे फॉरवर्ड दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो अब आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने है कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, देन रिलेवेंस बता दो, देन चैलेंजेस बता दो, फिर आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका कंटेंट तो आपको नेट पर मिल जाएगा, ठीक है, और मैंने भी वहीं से लिया है। तो कंटेंट का इशू नहीं है, बट किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है वो चीज़ है, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में आप इसको लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हो तो छोटे पैराग्राफ होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें कोई एग्जाम्पल दे दो तो काफ़ी अच्छा होगा कि आउटकम बजटिंग वगैरह क्या होती है, ठीक है। तो भाई देखो, आउटकम बजटिंग क्या होती है, इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आउटले, सेकंड होता है आउटपुट, और थर्ड होता है आउटकम। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये जो टर्म्स हैं ये बार बार आपको सुनने को मिलेगी। देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में क्या होता है, किसी स्कीम पे कुछ पैसा अलॉट किया जाता है, तो वो जो फंड्स है ना उसको क्या बोला जाएगा? आउटले। जैसे मान लो, जैसे समग्र शिक्षा अभियान है, तो उसके लिए ₹1000 करोड़ आपने उस स्कीम को अलोकेट कर दिए, तो ये हो जाएगा आउटले। अब आउटपुट क्या होगा? ये जो 1000 करोड़ है इसके थ्रू मान लो अराउंड 1 लाख स्कूल्स बनाए गए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आउटपुट कि इतने स्कूल खोले गए इंडिया में। ठीक है, ये 10,000 भी हो सकता है। ठीक है, मैं बस ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन आउटकम क्या हो जाएगा, अगर मान लो ऐसा करने से जो आपकी लिटरेसी है मान लो वो बढ़ गई 5% से बढ़ चुकी है, तो ये हो जाएगा आउटकम। मतलब यहाँ पे क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात होती है। ठीक है, कि क्या रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया है। सिमिलरली आप यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का एग्जाम्पल ले सकते हो कि स्वच्छ भारत मिशन में कितना पैसा दिया गया, उसमें कितने टॉयलेट्स बनाए गए, और आउटकम क्या हो जाएगा कि जो डिजीज़ हैं वो कितनी कम हुई हैं। ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें कितनी कमी आपको देखने को मिली है, ये हो जाएगा आउटकम। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, जो ट्रेडिशनल बजटिंग होती थी उसमें मेनली हम आउटले पे फोकस करते थे कि यार उस स्कीम पे इतना पैसा दे दो। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसमें हम लोगों का ज़्यादा फोकस नहीं था, और उसी फोकस को लाने के लिए आउटकम बजटिंग आता है। यहाँ पे जो फंड्स अलोकेट किए जाते हैं उनको लिंक किया जाता है आउटकम से कि क्या रिजल्ट, क्या क्वालिटेटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है आउटकम बजटिंग। इसमें मेजरेबल टारगेट्स वगैरह होंगे, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली गवर्नमेंट की रिपोर्ट ही है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे रखा है। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, तो इसमें देखो आउटले कितना है। आउटले मतलब कितना पैसा आप दे रहे हो, तो अराउंड 9,000 करोड़ जो हैं वो इसको अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, अब क्या इसका आउटपुट आएगा, इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 40%, ये इसका आउटपुट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्या इसमें आउटकम है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्क मिनिमाइजेशन बाय 60%। ठीक है, रिस्क को कम किया जा रहा है, तो ये इसका आउटकम है, क्वालिटेटिव असेसमेंट। एक और एग्जाम्पल ले लो, वो आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसमें 4,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या आउटकम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे आउटले, आउटपुट एंड आउटकम ये क्या होता है। एग्जाम्पल जो है आपके सामने है। तो जब हम बात करते हैं आउटकम बजटिंग की, तो इसमें बेसिकली फंड्स को आप लिंक कर देते हो किससे, मेजरेबल एंड मॉनिटरेबल फिजिकल टारगेट के साथ, और फिर उनका आप इवेल्युएशन करते हो कि आप ट्रैक पे हो कि नहीं हो। ठीक है, हर मिनिस्ट्री जो है अपना पूरा एक इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करेगी कि कौन सी स्कीम है, क्या उस पर एक्सपेक्टेड आउटकम है, और उसका फिर पीरियडिकली इवेल्युएशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी होगी कि आउटकम बजटिंग क्या होती है, इसको आपको डिफाइन यहाँ पे करना होगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो क्या कहा गया है, इसके बाद ये कहा गया है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि इंडिया में 2005-6 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अगर ये डाटा प्रोवाइड करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी रिलेवेंस। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि ट्रेडिशनली हमारा फोकस होता था किस पे, आउटले पे, कि भाई पॉवर्टी खत्म करनी है तो इतना पैसा दे दो। बट क्या वो पैसा सही से यूज हो रहा है, क्या जो उसमें एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिविटी है, क्या वो मेंटेन हो रही है, क्या डिजायर्ड रिजल्ट हमें सामने देखने को मिल रहा है, क्या इस पे इतना फोकस नहीं था। ठीक है, तो उस फोकस को लाने के लिए आउटकम पे फोकस किया जा रहा है। आउटकम बजटिंग की शुरुआत यहीं से होती है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हो, क्योंकि आपके पास डाटा होता है। ठीक है, आपके पास डाटा होता है कि कितना रिजल्ट अचीव किया, तो आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो। और क्योंकि अब आपके पास ये रिजल्ट है कि भाई हमें इतना, जैसे मान लो आपने 1,000 करोड़ पैसा खर्च किया एजुकेशन पे, बट अगर आपने देखा सेंसस में लिटरेसी रेट में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, तो आप ब्यूरोक्रेसी को बोल सकते हो ना भाई तुमने सही से काम नहीं किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट की का रोल भी यहाँ पे अच्छा हो जाता है, और वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल भी कर सकती है, उनका ओरिएंटेशन सही कर सकती है। ठीक है, देन जो प्रोग्राम्स आप ले रहे हो, क्या वो प्रोग्राम सही से काम कर रहे हैं क्या, ये भी तो आपको पता चल जाएगा। मान लो कि समग्र शिक्षा अभियान पे आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लिटरेसी रेट में कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब या तो पॉलिसी गलत है या उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है। अगर इम्प्लीमेंटेशन गलत है तो ब्यूरोक्रेसी को पकड़ो, और अगर पॉलिसी ही गलत है तो फिर उसको आपको चेंज करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
और देखिए अगर इस तरह से आप कनेक्ट करोगे ना तो इसमें जो लीकेज वगैरह होते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, लीकेज वगैरह काफ़ी कम हो जाएंगे, आपकी कॉस्ट वगैरह काफ़ी इसमें रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और ये तो आप समझ ही जाओगे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपके सामने मेजरेबल इंडिकेटर्स हैं। इतना पैसा खर्च हुआ तो क्या इतना आउटकम आया कि नहीं आया, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। भाई पैसा कहाँ पे खर्च करना है, कौन सी स्कीम में खर्च करना है, जहाँ पे बेटर रिजल्ट आ रहे हैं वहाँ पे खर्च करो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो इसमें इम्प्रूव हो जाती है। समझ में आ गया। अब बात आती है कि क्या चैलेंजेस हैं। तो देखो यार, जो आउटकम है ना, इनको मेजर करना इतना आसान नहीं है, कहना काफ़ी आसान है लेकिन आउटकम को मेजर करना बहुत मुश्किल है। आप आउटले को मेजर कर सकते हो कि भाई 1000 करोड़ रुपए दिए थे और 900 खर्च हो गए, इतने स्कूल बन गए, लेकिन उसका जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, ठीक है। और इसमें फिर काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। आपको इसमें जो एफिशिएंसी है वो आपको ज़्यादा चाहिए होती है, ब्यूरोक्रेसी का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जो बजट्स वगैरह बनते हैं तो उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। फार्म लोन वेवर कर दो तो उसमें क्या आउटकम आएगा, तो वो सब डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, तो वो भी एक चैलेंज है। इसके अलावा देखिए जो प्रोग्राम बन रहा है, जो पॉलिसी बन रही है, तो उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट्स का भी रोल होता है। तो केवल सेंटर से काम नहीं चलेगा, स्टेट को भी इस चीज़ में आगे आना होगा। समझ में आ गया इस चीज़ को, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मतलब इस प्रोसेस को इंश्योर करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और देखिए मिनिस्ट्री क्या करती है, मिनिस्ट्री बेसिकली एक टर्म और होती है परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। वो भी चलती है, इसको आप देख लेना एक बार गूगल पे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस बजटिंग। इसमें क्या होता है, हर मिनिस्ट्री जो है एक तरह का क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव बताती है कि भाई हमें पॉवर्टी कम करनी है। उसके बाद एक प्रोग्राम बताती है कि भाई कौन सा प्रोग्राम होगा जिससे आप कम करोगे, तो भाई मनरेगा हो गया, वो एग्जांपल दे दिया जाएगा। देन हाउ टू इवेल्युएट इट, ठीक है, किस तरह से इसको इवेल्यूशन होगा, तो ये सब चीज़ें होती है परफॉर्मेंस में। तो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है और यही डाटा दे देती है किसमें, आउटकम बजटिंग में। तो ये इशू हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे चैलेंजेस। अब देखिए इसके बाद आपको कंक्लूड करना है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इश्यूज हैं आपको उसको रिजोल्व करना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो आउटकम बजटिंग है, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव है, इसमें लोगों का काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि देखिए हम वेलफेयर स्टेट हैं, तो जो पॉलिसी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, तो उससे डिजायर्ड रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये प्रो पीपल होता है। तो इसमें जो इश्यूज है उनको रिजोल्व करो ताकि इस स्कीम को, इस बजटिंग को आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। आप चाहें तो कोई सोल्यूशन यहाँ पे दे दो, वो भी आप दे सकते हो, कोई कमिटी वगैरह है तो उसकी रिकमेंडेशन भी यहाँ पे दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो यहीं पे एंड होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके आपसे पूछा गया है और ये काफ़ी न्यूज़ में होता है। तो इसके बारे में आपको डाटा वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडिया का क्या स्टेटस है, और वो मैंने यहाँ पे पूछ भी लिया है, हाईलाइट स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में हमें इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या पूछा गया है कि FPI इज ऑफ इनॉर्मस सिग्निफिकेंस as it provides vital linkages and synergies that it promotes between two pillars of economy, agriculture and industry। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन में काफ़ी टफ वर्ड्स यूज़ किए गए, बट इसका मतलब केवल यही है कि आपको इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, ठीक है, कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती होगी, ठीक है। तो इस पर आपको कमेंट करना है। कमेंट मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि आप इससे एग्री करते हैं कि एग्री नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, तो इसके सपोर्ट में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखने होंगे। तो ये हो जाएगा कमेंट। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इसका स्टेटस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो भाई इसके क्या
इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो, सिग्निफिकेंस बता दो, स्टेटस बता दो एंड कंक्लूड कर दो। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका कंटेंट भी नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने क्या किया है, कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो देखो ऐसा मत करो, आप वहाँ से कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद उसको याद करो और याद करने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसको लिखो, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। सिंपल कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा मत करो, कॉपी पेस्ट मत मारो। ठीक है, वो फ्रीडम आपके पास नहीं है, मेरे पास तो थोड़ी बहुत है लेकिन आपके पास नहीं है। तो आपको फ़ायदा कैसे होगा, आप कंटेंट देख लो बट उसको फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिखो, तब जाके आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो रॉ प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का हो गया, उसको आप प्रोसेस करते हो, जैसे कि पिकल, अचार वगैरह हो गए। तो मैंगो जो है, उस मैंगो को आप थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है। ठीक है, कहाँ पे होगी, इंडस्ट्री में होगी, और ये फिर पिकल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। फ़ायदा क्या है भाई, मैंगो जो है हो सकता है 5 दिन में ख़राब हो जाए, बट पिकल जो है वो 5 महीने में भी ख़राब नहीं होगा, उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसमें फूड काफ़ी वेस्ट हो जाता है, अराउंड 40% जो फूड है ना वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रख सकते हो, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। और आज की डेट में जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे जो पैकेज फूड्स हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह होती हैं, जॉब के लिए आपको जाना होता है। तो ये सब बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो। और देखो क्या सिग्निफिकेंस होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी तो एसएचजी को भी प्रमोशन मिलेगा, जो एमएसएमई होती है उनका भी प्रमोशन होगा, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो फूड वेस्टेज है वो कम होगा। आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो क्या उसको आप फोर्टिफाई कर सकते हो, कुछ विटामिन वगैरह डाल सकते हो, डेफिनेटली आप डाल सकते हो। तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो आप बढ़ा सकते हो। और क्या पॉइंट आ सकता है, आप बात कर सकते हो कि देखो सिग्निफिकेंस में ये पॉइंट भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, कि जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं विलेज में वो डेवलप हो जाएंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बढ़ जाएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। ये सब पॉइंट कलेक्ट कर पा रहे हो, तो यही सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक बार इसको देख लेंगे। तो भाई जहाँ तक बात है इंट्रोडक्शन की, तो ये इंडस्ट्री होती क्या है इसको डिफाइन कर दो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बेसिकली जो रॉ प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ताकि इट इज़ सूटेबल फॉर कमर्शियल यूजेस। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए इसको सूटेबल बनाया जाता है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इसका पिकल का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो इसके सिग्निफिकेंस क्या है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने बता दिया, फार्मर इनकम, माल न्यूट्रिशन, वेस्टेज, ये सब मैंने आपको बता दिया। और देखिए इन सब प्रोडक्ट्स की फॉरेन में काफ़ी डिमांड होती है, जैसे कि बासमती राइस हो गया, उसकी काफ़ी डिमांड होती है। तो इससे जो हमारा एक्सपोर्ट होंगे वो बढ़ेंगे, तो बेसिकली हमारी ट्रेड वगैरह बढ़ेगी, जो एमएसएमई है उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि मेनली काफ़ी बड़े लेवल पे वही लोग इसमें शामिल होते हैं। देन फूड इन्फ्लेशन को कम कर देगा। अब भाई देखो क्योंकि शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, इट मीन जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल है, तो जो डिमांड सप्लाई गैप है वो कम रहेगा ना, कम रहेगा तो जो इन्फ्लेशन होगी वो कंट्रोल में रहेगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड होती है। आप देख लो ना आज की डेट में हर चीज़ आपको पैकेजिंग में मिल रही है, तो इसलिए इस सेक्टर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इससे बेसिकली जो लोकल वेराइटीज़ हैं आप उनको प्रमोट कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको लिखना होगा कि क्या स्टेटस है। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटस अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लो, इसको आप याद कर लो और रट लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कैसे आपको छाप देना है। देखिए इशू क्या है कि जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल्स का, बट जहाँ तक बात है उसके प्रोसेसिंग की तो केवल 2% जो प्रोडक्ट है वो हम प्रोसेस कर पाते हैं, काफ़ी कुछ वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, आपने काफ़ी सुना भी होगा इस बारे में। तो वो चीज़ एक इशू है जिसको हमको दूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। In spite of large production base, the level of processing is very low.
10% से भी कम है। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। और मेनली जो 75% जो इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, ठीक है। तो ये सब डाटा आपको यहाँ पे याद रखना होगा और आपको यहाँ पे मेंशन भी करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे। आप चाहें तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे कि किसान संपदा योजना हो गया, मेगा फूड पार्क्स वगैरह हो गया, उनके बारे में मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने शुरुआत की है कि भाई जो एफपीआई है इसका काफ़ी क्रूशियल रोल है इन लिंकिंग फार्मर्स टू कंज्यूमर्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। देखो ये मतलब एवरेज ये इंट्रोडक्शन है, आप इसको अच्छा बना सकते थे, इसको डिफाइन कर दो, ठीक है, कि इसमें होता क्या है, तो वो चीज़ और अच्छे से हो जाती है, ठीक है। देन आपने काफ़ी लंबी हेडिंग दी। देखो इतनी लंबी हेडिंग मत दो, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। किस तरह से, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, केवल इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको कम करो। इसके बाद देखो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन आपका काफ़ी अच्छा है। आपने हेडिंग दी, उसमें सब पॉइंट्स आपने लिखे हैं, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और उसको आपने बैकअप दिया है करंट अफेयर से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो भी आप कह रहे हो उसको किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आप वैलिडेट कर रहे हो। तो और इससे अच्छा क्या होगा। डबलिंग फार्मर इनकम, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट आप क्या कर सकते हो ना, थोड़ा कम एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि और पॉइंट भी आप ऐड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज की बात की है। देखिए बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन है, वेरी गुड, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट, स्किल, टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी अच्छे से आपने लिखा है। देन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो ये आपने काफ़ी इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये पॉइंट आपका ब्रीफ में हो सकता था। आप चाहते तो यहाँ पे ब्लॉक बना सकते थे कि 9-10 में क्या था, उससे पहले क्या था, उसके बाद में क्या था, ठीक है। और कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो वो आपको ऐड करने होंगे। उसके लिए स्पेस कहाँ से मिलेगा, जब इनको आप कर्टेल कर लोगे, क्योंकि काफ़ी बड़े पैराग्राफ, इनको छोटा करो, वो स्पेस आपको मिलेगा, वहाँ पे उन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। देन आपने स्टेटस बताया है, तो इसके कंटेंट पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बाकी जो आपका प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी मुझे पसंद आया है। अब आपने लिखा है कंक्लूजन। देखो कभी भी ना ऐसे हेडिंग मत डालो, हेडिंग मत डालो, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड में आप पैराग्राफ कर दो। आपने क्या बताया है कि भाई इफ़ इंडिया कैन कम बैक टू 6% टू 8%। देखो ये जो कंक्लूजन है ये सही नहीं है, इसको अच्छा कर सकते हो। आप चाहें तो इश्यूज़ को किस तरह से रिजॉल्व करें, क्या गवर्नमेंट कर रही है, तो वो जो है वो चीज़ ज़्यादा सूटेबल होगी। बाकी बाकी सब ठीक है। थोड़ा कंटेंट को एनरिच करो, काफ़ी सारे डाटा फैक्ट आपने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है एंड आपका प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी पसंद आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली इन्होंने आउटकम बजटिंग को डिफाइन किया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप इंडिया में कब स्टार्ट हुआ उसको बता सकते थे, एग्जाम्पल दे सकते थे कि आउटकम बजटिंग में होगा क्या, ठीक है। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, तो उसी तरह का कोई एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझा सकते थे, उसमें आप ब्लॉक बना सकते थे, ठीक है, इस तरह से कि भाई ये आउटले है, ये आउटपुट है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटकम, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते थे, तो जो एग्जामिनर है वो काफ़ी इंप्रेस हो जाता। देन रिलेवेंस आपने बताइए कि पीरियडिकली आप चेक कर सकते हो, एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आउटकम्स, ये पॉइंट भी आपके सही हैं। देन आपने पूरा वो बता दिया है कि सूटेबल इंडिकेटर है, ये बात भी सही है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फिर भी देखो कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट आपने छोड़ दिए, जैसे कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है आप उसको चेक कर सकते हो, वो एक अच्छा पॉइंट है। आपने दिल्ली का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये काफ़ी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन में अगर आप करंट अफेयर को डाल पा रहे हो ना तो बहुत बढ़िया है, उसका बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिलता है। इश्यूज क्या है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन, बहुत अच्छी बात है। एडिशनल कॉस्ट, देन डेवलपमेंट वर्क, मेनी स्टेट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, सही बात है, स्टेट का रोल भी इसमें काफ़ी क्रूशियल होता है, तो उस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देन डायरेक्ट कोरिलेशन, देखिए आउटकम को मेजर करना इतना आसान नहीं है, वही बात आपने यहाँ पे लिखी है, वेरी गुड, क्लैरिटी नहीं है। देन आपने नीति आयोग से इसको एंड किया, तो देखो कंटेंट बहुत अच्छा है आपका, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। कुछ पॉइंट आप और ऐड कर सकते थे, जैसे कि मिनिस्ट्रीज क्या करती हैं, जो परफॉर्मेंस बजट है उसी को मॉडिफाई करके दे देती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। कुछ पॉइंट मिस कर दिए, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, मैंने सारे पॉइंट आपको बताएं, बट ओवरऑल
आपका भी आंसर काफ़ी अच्छा है और जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप इम्प्रूव कर लेना, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ना ये जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। और देखिए केवल एक चीज़ हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।